वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई माँ ओरी पुलिमेरा पार्ट 2 लेकर आया हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आई बटन पर या तो फिर डिस्क्रिप्शन पर वीडियो का लिंक दे दूंगा। पहली फुर्सत में आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि सेकंड पार्ट कंटिन्यूएशन है फर्स्ट पार्ट का। पहला पार्ट नहीं देखा तो दूसरा पार्ट घंटा समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली पहला पार्ट गरम तारे पे रिलीज हुई। पहले तो किसी को भी उस मूवी के बारे में पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो मूवी पॉपुलर होने लगी। इसी को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने पार्ट 2 बनाने का सोचा, बना भी लिया और थिएटर में रिलीज भी कर दिया। अब पार्ट 2 के बारे में बात करें तो गजब, माइंड ब्लोइंग, ऑसम। पार्ट 1 से भी ज्यादा पार्ट 2 में काफी सारे ट्विस्ट नजर आते हैं। हर एक 15-20 मिनट के बाद सस्पेंस ट्विस्ट। पहले के 5 मिनट तो रिकैप में चले जाते हैं, उसके बाद आधे घंटे तक मूवी नॉर्मल से चलने लगती है। पता नहीं चलता कि आखिरकार मूवी में चल क्या रहा है। उसके बाद धीरे धीरे वो पजल्स जुड़ने लगते हैं। उसके बाद मूवी एक अलग ही लेवल में जाने लगती है। मिडिल पार्ट और क्लाइमैक्स तो धांसू। इस मूवी ने दोबारा प्रूव कर दिया कि कंटेंट इज द किंग। बजट जाए भाड़ में। तो वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, सुकून से स्टोरी को सुनिए। मूवी तो सिर्फ 2 घंटे की है, लेकिन स्क्रीन प्ले बहुत ही लंबी है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है पहले पार्ट के एंड सीन से, जहाँ पर कुमरैया और कविता अपने गांव से भागकर केरला आकर एक छोटी सी होटल रन करते रहते हैं। दूसरे सीन में कुमरैया की बीवी लक्ष्मी को दिखाया जाता है, जो अपने जिंदगी में बहुत ही मायूस होती है, क्योंकि इसका पति तो दूसरी लड़की के साथ भाग गया। फिलहाल लक्ष्मी के पास इसका पड़ोसी बलजा आता है, और एक्चुअली बलजा माला पहना हुआ होता है। हमारे साउथ में ये फेमस है। जितनी दिनों तक माला पहन के रखते हैं, उतनी दिनों तक पवित्र काम करना होगा। अब बलजा बहुत दारू पीते रहता है, जिसकी वजह से बलजा की बीवी रामुलू बलजा को माला पहनने के लिए कहा। और इसी तरह इनकी फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम्स चलती रहती है। तो बलजा की प्रॉब्लम सुनने के बाद लक्ष्मी अपने गहने बलजा को देने लगती है कि इसे बेच के अपना थोड़ा बहुत कर्जा उतार ले। और इसी तरह यहाँ पर बलजा की बीवी रामुलू दूसरे गाँव गई होती है कुछ काम से। दूसरे सीन में इस गाँव को एक नया एसआई आता है। रमेश, जो पहले पार्ट में था, वो इस एसआई के पास आकर इसको वेलकम बोलने लगता है। कहने लगता है कि सर आप थोड़ा हमारा ख्याल रखिए, हम भी आपका ख्याल रखेंगे। इस तरह से इस एसआई से दोस्ती करने की कोशिश करने लगता है। खैर, अब यहाँ पर एक और बात यह है कि पहले पार्ट में कुमरैया का छोटा भाई जगैया अपने भाई को ढूंढने के लिए गया ना, वो अभी तक वापस घर नहीं लौटा। और इसी तरह अपने जॉब पर काफी दिनों तक लीव में होता है। किसी को भी नहीं पता कि जंगैया कहाँ पर गया, इवन उसकी भाभी लक्ष्मी को भी। ये एसआई एक कांस्टेबल से यही कहने लगता है कि केस वापस लेने के बाद जंगैया रमेश से काफी सारा पैसा लिया होगा और गांव छोड़कर भाग गया, और क्या हो सकता है। यह सुनने के बाद कांस्टेबल उस एसआई से कहने लगता है, सर जंगैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत ही ईमानदार बंदा है, मैं उसको काफी सालों से जानता हूँ। वो कहीं पर गया है, जिसका मतलब एक ठोस सबूत ढूंढने के लिए गया होगा। वो मिस होने के पीछे कोई राज जरूर होगा। तो कांस्टेबल की बातें सुनने के बाद ये एसआई ठान लेता है कि ये खुद जंगैया को ढूंढ निकालेगा। तो वो एसआई इसके बारे में इंक्वायरी करना स्टार्ट करने लगता है। उसी वक्त हैदराबाद से एक वाइफ एंड हस्बैंड यहाँ पर आकर अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने लगते हैं। खैर, उसके बाद वो एसआई और कांस्टेबल लक्ष्मी के घर जाते हैं। जंगैया के बारे में पूछने लगते हैं कि लगता है जंगैया को मोटी कीमत मिली होगी, क्या जंगैया ने तुमको पैसे नहीं दिया, कहाँ पर भाग गया वो। लक्ष्मी यही कहने लगती है कि सर केस विथड्रॉ करने के बाद जंगैया कहाँ पर गया मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, ना उसने मुझे फोन किया, ना उसके बारे में मुझे कुछ पता है। अब लक्ष्मी के घर में पुलिस वाले देखकर बलजा यहाँ पर आता है, और वो एसआई लक्ष्मी और बलजा से कहने लगता है कि जंगैया के मिसिंग केस में तुम दोनों प्राइम सस्पेक्ट हो, गाँव छोड़कर मत जाना। अब इसी गांव में एक बहुत ही पुरानी मंदिर होती है, जो काफी सालों से बंद पड़ी होती है। और बात यह है कि इस गांव का सरपंच इस मंदिर के बाहर मरा पड़ा होता है। पुलिस वालों को खबर मिलती है। ये देखने के बाद उस एसआई को उस हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में याद आता है। आज सुबह आए थे अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए, उसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए हैदराबाद जाता है। उसके बाद सीन 1 हफ्ते बाद शिफ्ट होता है। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सब्र रखिए। खैर, 1 हफ्ते के बाद बलजा अपना माला निकालने के लिए केरला जाता है, क्योंकि वहीं पर यह सब कुछ होता है। तो शॉकिंगली उसी जगह पर बलजा कुमरैया को देखता है। तो बलजा ये देखता है कि कुमरैया कहीं पर जा रहा है, फटाफट से उसको फॉलो करने लगता है। इस तरह से रात होने तक बलजा कुमरैया को फॉलो करते ही रहता है। फाइनली किसी जगह पर आने के बाद कुमरैया इसकी नजरों से ओझल हो जाता है, लेकिन एक्चुअली कुमरैया को ऑलरेडी पता होता है कि बलजा इसको ढूंढ रहा है। बलजा के पास आकर इसके हालचाल के बारे में पूछने लगता है। बलजा पूछने लगता है, अरे कुमरी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुमने कभी अपने परिवार के बारे में सोचा?
आखिरकार यहाँ पर कर क्या रहे हो तुम? कुमरैया कहने लगता है, मैं युद्ध कर रहा हूँ। दूसरी तरफ गांव में रमेश स्कूल आकर लक्ष्मी के बेटे को स्कूल से बाहर ढकेल देता है, क्योंकि रमेश का मानना यही होता है कि कविता कुमारी की वजह से ही मरी, मतलब ब्लैक मैजिक करने की वजह से। तो लक्ष्मी का बेटा लक्ष्मी के पास आकर यही सारी बात बताने लगता है कि रमेश मुझको पढ़ने नहीं दिया। ये जानने के बाद बेचारी लक्ष्मी और दुखी होने लगती है। खैर, दूसरे सीन में प्रकाश नाम का एक आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट वाला बंदा अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च करके देव पटेल नाम के एक बंदे के पास आकर एक मंदिर के बारे में बताने लगता है कि उस मंदिर के अंदर काफी सारा खजाना हो सकता है, हमें फटाफट से ये बात गवर्नमेंट को बतानी होगी। देव पटेल कहने लगता है कि किसे और कब बताना है मुझे अच्छी तरह से पता है, तुम एक काम करो, 2 महीने के लिए दुबई चले जाओ, वहाँ पर आयशो आराम करो, सारा खर्चा मेरा, यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को मैं संभाल लूंगा। उसके बाद देव पटेल बाहर आकर दुबई में रहने वाले अपने फ्रेंड को कॉल करके प्रकाश की फोटो देकर उसे मार देने के लिए कहता है। दूसरी तरफ वो एसआई उन वाइफ एंड हस्बैंड के पास जाता है हैदराबाद। एसआई इन दोनों से पूछने लगता है कि आपकी बेटी तो हैदराबाद में है, लेकिन आप हमारे गांव आकर मिसिंग कंप्लेंट क्यों लिखाई? और एक्चुअली जो मिस हुई लड़की, उस लड़की का नाम होता है सिमरन। यहाँ पर एक जबरदस्त शॉकिंग बात पता चलती है। पहले पार्ट में सरपंच की एक बेटी थी, याद है ना आपको, जो शहर से उसके गांव आई थी, वो एक्चुअली सरपंच की बेटी ही नहीं थी। सिमरन तो इन दोनों वाइफ एंड हस्बैंड की बेटी है। और लास्ट टाइम सिमरन ने कुमरैया की ऑटो में बैठी थी रेलवे स्टेशन जाने के लिए। दूसरी तरफ कुमरैया जहाँ जहाँ पर जाता रहता है, बलजा उसके पीछे लगा रहता है। और एक्चुअली कुमरैया कुछ लोगों से मुलाकात करके किसी एड्रेस के बारे में पूछते रहता है, कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहता है। उसी तरह कुमरैया एक जंगल में जाकर किसी अघोरा से कुछ और इन्फॉर्मेशन हासिल करने लगता है। अब बलजा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि किन किन लोगों से कुमरैया मुलाकात कर रहा है, आखिरकार क्या ढूंढ रहा है। फाइनली रात होने के बाद कुमरैया और बलजा किसी जगह पर आते हैं। तो इस घने जंगल के अंदर एक छोटा सा आश्रम होता है और उस आश्रम के अंदर एक स्वामी जी बैठा होता है। जब कुमरैया इस स्वामी जी के पास आता है, वो स्वामी जी कुमरैया को बिना देखे ये कहने लगता है कि तुमने आने में बहुत देर कर दी। और इसी तरह इस स्वामी जी की आंखें बहुत ही भयंकर होते हैं। उसके बाद वो स्वामी जी कुमरैया के साथ कुछ पूजा पाठ करने लगता है, कुछ रिचुअल करने लगता है। एक्चुअली यहाँ पर कुछ रिचुअल नहीं हो रहा होता, ये स्वामी जी कुमरैया को कुछ सिखा रहा होता है। ये सीन बहुत ही औसम है। अब बेचारा बलजा रात भर वहीं पर सोया रहता है। सुबह होने के बाद बलजा कुमरैया से दोबारा ये बात पूछने लगता है, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? तुम इतने कैसे बदल गए? क्या तुमको अपनी बीवी बच्चों की याद नहीं आती? तो कुमरैया जो हुआ वो बलजा को बताने लगता है। यहाँ से मूवी कुछ अलग ही लेवल में जाने लगती है। सो सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली कुमरैया को काफी दिनों से एक ही सपना नजर आ रहा था। उस सपने में कुमरैया अपने गांव के मंदिर को देखता है, खजाने को देखता है, कुछ सांपों को देखने लगता है। कुमरैया को समझ में नहीं आता कि एक ही सपना बार बार मुझे क्यों दिखाई दे रहा है। तो एक दिन कुमरैया उस मंदिर के पास जाता है। एक्चुअली ये मंदिर काफी सालों से बंद पड़ी होती है। वहाँ के भगवान से हाथ जोड़कर यही विनती करने लगता है कि भगवान, हर रात आप मेरे सपने में आ रहे हो, आखिरकार आप मुझसे क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ राह दिखा दीजिए। तो तभी वहाँ पर एक जबरदस्त हवाएं चलने लगती है और वो हवाएं उस मंदिर के अंदर इशारा देने लगती है कुमरैया को। खैर उसके बाद कुमरैया अपने ताऊ के पास जाकर इसी ख्वाब के बारे में बताने लगता है और पुराने मंदिर के पास जो हुआ वो भी बताने लगता है। इसका ताऊ कहने लगता है, अरे बेटा, वो सब कुछ एक नॉर्मल ख्वाब है, तुम उसी गांव में रहते हो ना, उसी रास्ते से गुजरते हो ना, तो ये ख्वाब आना नॉर्मल है, इसके बारे में तुम ज्यादा सोचो मत। लेकिन दूसरे दिन कुमरैया का ताऊ फटाफट से कुमरैया को अपने पास बुलाकर कुछ बातें बताने लगता है कि तुमको जो ख्वाब आ रहे हैं वो ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे एक रीजन है। एक्चुअली बहुत सालों पहले पांडवास हमारे गांव आकर विश्राम कर रहे थे, तो पांडवास को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी आए। अब रात होने की वजह से भगवान श्री कृष्ण वहीं पर विश्राम करने लगे, ऐसा हिस्ट्री में है। इसके काफी सालों बाद एक राजा उसी जगह पर एक मंदिर बनवाई, श्री कृष्णा की मंदिर, और अपने सारे खजाने को उस मंदिर के नीचे छुपा के रख दिया। मेरे फादर और तुम्हारे फादर को इसके बारे में ऑलरेडी पता था कि उस मंदिर के नीचे खजाना है, लेकिन राजा ने उस खजाने को नाग बंधन से कैद करके रखा है। उसी को तोड़ने के लिए तुम्हारे फादर, मेरे फादर ने काफी सारी कोशिशें की और फाइनली अपनी जान भी गंवा दी। लेकिन अब मुझे लगता है कि उस नाग बंधन को तुम ही तोड़ सकते हो। वो सपना तुमको बार बार नजर आना ये इत्तेफाक नहीं है, तुम उसके लिए ही बने हो। लेकिन कुंवरी, इसके लिए तुमको प्रिपेयर होना पड़ेगा।
तुम्हें अपने चाहते लोगों को बलि देनी पड़ेगी और उसी तरह वो लोग भी तुमसे उतना ही प्यार करना चाहिए। सिंबू से बात करें तो खजाने को हासिल करने के लिए किसी एक की बलि देनी पड़ेगी। तो ये सुनने के बाद कुमरैया यही सोचने लगता है कि अब मुझे कौन ज्यादा पसंद है, क्या मेरी बीवी या तो फिर मेरा बेटा। इसी दरमियान में कुमरैया कविता को देखता है। कविता को देखने के बाद कुमरैया को अपने बचपन का प्यार याद आ जाता है। पहले पार्ट में आपने तो सुना तो होगा इसके बारे में। एक दिन कुमरैया कविता से किसी मंदिर में मुलाकात करके इसके हालचाल के बारे में पूछने लगता है और उस वक्त कविता प्रेग्नेंट होती है। कहने लगती है कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, मेरा पति मेरी बहुत ही केयरिंग करता है। कुमरैया पूछने लगता है, कविता क्या तुमने मुझे कभी प्यार किया था? कविता कहने लगती है, हाँ स्कूल डेज में मैं तुमसे ही प्यार किया करती थी, लेकिन अब इन सब बातों का क्या फायदा कुमरी, अब तो हम दोनों की जिंदगी अलग अलग है। यह सुनने के बाद कुमरैया बहुत खुश होने लगता है कि कविता भी इससे प्यार करती है। उसके बाद एक दिन कुमरैया उस पुराने मंदिर के अंदर जाकर वास्तु पूजा करने लगता है, क्योंकि बलि देने के लिए ये पहला स्टेप होता है। लेकिन शॉकिंगली उसी मंदिर में सरपंच और उसकी बेटी मौजूद होते हैं। मतलब उस वक्त कुमरी को ये नहीं पता कि वो लड़की सरपंच की बेटी नहीं है। तो इन दोनों को इस मंदिर में देखकर कुमरी सोच लेता है कि शायद उस खजाने के बारे में उस सरपंच को भी पता चल चुका है। कविता को बलि देने के लिए कुमरी एक जबरदस्त प्लान बनाने लगता है। आपको याद है ना, पहले पार्ट में कुमरी ने कुछ ब्लैक मैजिक कर रहा था। तो उस रात एक्चुअली कुमरी कविता और सिमरन के खिलाफ रेणु का अवतार किया था, जो बहुत ही खतरनाक ब्लैक मैजिक होता है। ये होने के बाद सिमरन कुमरी के ऑटो में बैठकर रेलवे स्टेशन जाने लगी। इस सीन को थोड़ा याद रखिए। उसके बाद कुमरी उस गांव के डॉक्टर को पैसे देकर कविता का मिसकैरेज करवा देता है। अब कविता कौन है आपको पता है ना, रमेश की बहन। अब ब्लैक मैजिक करने की वजह से कविता के शरीर में काफी सारे रैशेस आ चुके होते हैं और इसी की वजह से कविता की मौत हो जाती है। लेकिन एक्चुअली उस रात कविता की मौत नहीं हुई होती। उस रात कुमरी सिमरन को कविता के प्लेस में रखकर कविता को हासिल कर लिया था। अब सिमरन की फेस पर काफी सारे रैशेस होने की वजह से फेस पहचानने में नहीं आई। कविता की फैमिली वालों ने सिमरन की लाश को कविता समझकर उसका अंत्यक्रिया कर दिया। उसके बाद कुमरी और इसका ताऊ कविता के साथ पूजा पाठ करने लगते हैं। मतलब कुमरी ने कविता के खिलाफ एक ब्लैक मैजिक किया था ना, उस ब्लैक मैजिक को हटाने लगता है। तो ये रिचुअल संपन्न हो जाता है। उसके बाद कुमरी का ताऊ कुमरी के पास आकर कहने लगता है कि कुमरी कल की पूजा और इम्पोर्टेंट है और वो पूजा सिर्फ तुमको ही करनी होगी। वो पूजा संपूर्ण होने के बाद तुम रेलवे स्टेशन में इंतजार करो, मैं कविता को तुम्हारे पास ले आऊंगा, कविता के ऊपर वशीकरण करके। दूसरी रात कविता की फैमिली वाले सिमरन की लाश को जलाने के बाद थोड़ी देर के बाद कुमरी यहाँ पर आता है आखिरी पूजा करने के लिए। और उस वक्त क्या हुआ आपको पता है ना, कि वहाँ पर रमेश आता है, हाथापाई होती है। वही पहले पार्ट में जो हुआ था वही दिखाया जाता है। खैर दूसरे दिन कुमरी रेलवे स्टेशन के पास अपने ताऊ जी का इंतजार करते रहता है। ताऊ जी कुमरी के हाथ में एक ताबीज बांधकर कुछ लिक्विड देता है पीने के लिए, ताकि अगली पूजा में इसकी रक्षा हो। उसके बाद इसका ताऊ कविता को यहाँ पर लाता है वशीकरण करके। फिलहाल कविता कुमरी से बहुत प्यार करती रहती है, ये अपनी फैमिली को ही भूल चुकी होती है वशीकरण की मदद से। इस तरह से कुमरी कविता को लेकर केरला जाता है, क्योंकि एक और पूजा केरला में ही करना होगा। मतलब कविता की बलि उसी जगह पर देनी होगी। खैर इस चीज को थोड़ा साइड में रखिए। उसके बाद सीन 6 महीने पहले शिफ्ट होता है। एक दिन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करने वाली एक लड़की देव पटेल नाम के एक बंदे के पास आकर कुछ बातें बताने लगती है कि हमारे इंडिया में अनंत पद्मनाभ स्वामी की टेम्पल कितनी फेमस है, सारे लोग जानते हैं। काफी सारे लोगों का मानना है कि उस टेम्पल के नीचे काफी सारा खजाना है। अब जमीन में उतना बड़ा खजाना होने की वजह से वहाँ के इन्वायरमेंट भी कुछ चेंजेस आने लगे। मिट्टी में चेंजेस, वहाँ पर कुछ अजीब के पौधे उगने लगते हैं, अजीब के रेप्टाइल्स नजर आते हैं। और बात यह है कि ऐसे ही कुछ चीजें जास्तीपल्ली के गांव में नजर आए, जहाँ पर वो पुरानी मंदिर है। वो ये लड़की देव पटेल से कहने लगती है कि मेरी रिसर्च में ये बात पता चली कि उस मंदिर के अंदर भी काफी सारा खजाना छुपा है, जिसकी वैल्यू करोड़ों में है। देव पटेल ये जानने के बाद सरपंच को अपने पास बुलाकर यही बात कहने लगता है कि तुम्हारे गांव में जो मंदिर है उसको क्यों बंद कर दिया गया। सरपंच कहने लगता है कि उस मंदिर में कृष्ण भगवान जी की मूर्ति एक टांग पर खड़ी है। इस चीज को अपशगुन मानकर हमने उस मंदिर को बंद कर दिया। काफी सालों से वो मंदिर बंद पड़ी है। देव पटेल कहने लगता है कि मेरे आदमी उस मंदिर के अंदर थोड़ा रिसर्च करना चाहते हैं, इसके लिए मैं तुमको 5 करोड़ रुपए दूंगा। तो सरपंच इसके लिए मान जाता है। इसके कुछ दिनों बाद सिमरन जास्तीपल्ली के गांव में आती है।
और उस सरपंच ने सारे गांव वालों में ये बात फैला दी कि सिमरन इसकी ही बेटी है जो शहर से अपने गांव आई। उसके बाद वो सरपंच सिमरन को लेकर उस पुराने मंदिर के अंदर जाता है। सिमरन इस मंदिर के अंदर थोड़ा रिसर्च करने लगती है। पता चलता है कि हाँ, इस मंदिर के अंदर खजाना हो सकता है। अब ये सरपंच तो लड़कियों का दीवाना होता है, सिमरन के ऊपर भी इसकी बुरी नजर होती है। एट द सेम टाइम कुमारी इन दोनों को उस मंदिर में देख लेता है। खैर दूसरे दिन सिमरन के शरीर में काफी सारे रैशेस आने लगते हैं। तो उसी वक्त वो सरपंच टाउन जाने लगता है डॉक्टर को बुलाने के लिए, लेकिन उसी वक्त उस सरपंच की मौत हो जाती है। पहले पार्ट में दिखाया गया था। तो उसी रात सिमरन हैदराबाद जाने के लिए कुमरैया की ऑटो में बैठकर रेलवे स्टेशन जाने लगती है। उसके बाद क्या हुआ हमको पता है। खैर पहला सरपंच बनने के बाद देव पटेल दूसरे सरपंच के पास आकर इसे भी यही बात कहने लगता है कि हम लोगों को उस मंदिर में जाना है। इसको भी 5 करोड़ रुपए देने की बात करता है। लेकिन कुछ दिनों बाद यह सरपंच भी मर जाता है उसी मंदिर के बाहर। यही सीन मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। बलजा कुमरैया से पूछने लगता है, तुमने कविता की बलि देने के लिए उसको बचाया, उसको यहाँ पर ले आए, उसको मारने के लिए? कुमरैया कहने लगता है, उसको मारने के लिए नहीं, उसको ऑलरेडी मार दिया। 2 दिन पहले कुमरैया कविता का गला काटकर मतलब बलि देकर उसका खून एक बर्तन में भरकर किसी जगह पर जाकर उस खून के साथ कुछ पूजा पाठ करने लगता है। मतलब उस खून को पीने लगता है, अपने शरीर में मलने लगता है, उसी खून से नहाने भी लगता है। ये सीन भी गजब। उसी वक्त यहाँ पर वो एसआई आता है कुमरैया को ढूंढते हुए। कुमरैया से कहने लगता है कि कुमरी अब तुम्हारा खेल खत्म, चलो अब हमारे गाँव चलते हैं। लेकिन कुमरैया आने से मना करने लगता है। इस तरह से कुमरैया और उस एसआई की भी जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। कुमरी यही कहने लगता है कि सर मुझे मत रोकिए, मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। बहुत ही मेहनत के साथ मैंने काफी सारी विद्याएं सीखी, मैं ही उस नाग बंधन को तोड़ सकता हूँ। और एक्चुअली इस एसआई को उस मंदिर के खजाने के बारे में ऑलरेडी पता चल चुका होता है। तो इसी बातों ही बातों में कुमरैया उस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। जब तक वो एसआई और बलजा नीचे जाकर कुमरैया को तलाश करने लगते हैं, कुमरैया नीचे मौजूद नहीं होता। मतलब कुमरैया मरा नहीं होता, वो वहाँ से भाग चुका होता है। खैर सुबह होने के बाद बलजा उस एसआई से यही बात पूछने लगता है कि सर आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? एसआई कहने लगता है कि लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हारा फोन लिया था उसमें एक ट्रैकिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया था, उसी से मैं तुमको ट्रैक कर रहा था। मुझे पता था कि कुमरी तुमसे जरूर मुलाकात करेगा। और बलजी मैं तुमको एक शॉकिंग न्यूज बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनो, अपना दिल मजबूत कर लो। कुमरैया ने यहाँ पर लाकर कविता को नहीं मारा, कुमरैया ने तुम्हारी बीवी को मारा रामुलू। बात ये थी कि उस रात जब कुमरैया उसके ताऊ कविता के ऊपर से रेणु का अवतार निकाल रहे थे, मतलब कविता को बचा रहे थे, एक छोटे से डिस्टर्बेंस की वजह से कुमरैया मंत्र पढ़ना बंद कर देता है। उसी वक्त विदिन सेकंड में कविता की मौत हो जाती है। और एक्चुअली यहाँ पर कुमरैया और उसकी ताऊ के बीच एक पर्दा होता है। कुमरैया का ताऊ कुमरैया को ये बात नहीं बताता कि कविता मर चुकी है। अब कुमरैया तो अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ते रहता है। खैर थोड़ी देर के बाद इसका ताऊ कुमरैया के पास आकर वही बात बताने लगता है कि कुमरी ये पूजा संपन्न हुई, कल तुमको एक और पूजा करनी होगी कब्रिस्तान में। वो होने के बाद तुम मेरा रेलवे स्टेशन में इंतजार करो, मैं कविता को तुम्हारे पास ले आऊंगा। तो कुमरी जाने के बाद इसका ताऊ दोबारा एक और रिचुअल करने लगता है, कविता के बाल लेकर, उसकी खाल लेकर। तभी वहाँ पर रामुलू आती है। एक्चुअली रिश्ते में रामुलू कुमरी की ताऊ की भांजी होती है। कुमरी के ताऊ कहने लगता है कि अब मेरा वादा पूरा करने का समय आ गया, तुमको तुम्हारा कुमरी मिलने वाला है, कल रेलवे स्टेशन में मैं तुमको ले जाऊंगा, वो जैसा कहे वैसा ही तुम करती जाना बस। और इसी तरह से कुमरी का ताऊ कुछ रिचुअल करके एक पानी तैयार कर चुका होता है। रामुलू से कहने लगता है कि हर दिन ये पानी कुमरिया को पिलाते रहना। सो दूसरे दिन रेलवे स्टेशन के पास भी कुमरी के ताऊ ने कुमरी को एक लिक्विड दिया था पीने के लिए। वो लिक्विड पीने के बाद कुमरी को रामुलू के बजाय कविता नजर आने लगती है, क्योंकि ये लिक्विड कविता के बॉडी पार्ट से ही बनाया गया था। तो इसीलिए कुमरैया को रामुलू दिखने के बजाय कविता ही नजर आती रहती है। सो मौका देखकर कुमरैया कविता समझकर रामुलू को मारकर उसके खून से कुछ रिचुअल्स करने लगता है। तो ये खबर सुनने के बाद बलजा शॉक में रह जाता है। जैसे से पूछने लगता है, अरे सर कुमरैया और रामुलू का क्या रिलेशनशिप है, उसके ताऊ का क्या रिलेशनशिप है। सो सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली रामुलू पैदा होने के बाद उसकी माँ की डेथ हो गई थी और उसी तरह रामुलू की दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से कुमरी का ताऊ रामुलू को मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहा था।
टीनेज की उम्र में ही जब रामुलू कुमरैया को देखा उसे प्यार करने लगी। एक दिन रामुलू ने अपने हाथ की नस भी काट लिया था। अपने अंकल मतलब कुमरी के ताऊ से कहा कि मेरे पास कुमरी को ले आओ, मुझे उसको देखना है। तो उस वक्त कुमरी का ताऊ रामुलू से वादा करने लगता है कि कुमरी को तुमसे मिलवाना मेरी जिम्मेदारी है, बस बेटा तुम थोड़ा सब्र करो। लेकिन 10 साल के बाद कुमरैया ने लक्ष्मी से शादी कर ली। ये देखकर बेचारी रामुलू और टूट के बिखर जाती है, अपने आप को बहुत जख्मी कर लेती है। दोबारा रामुलू का अंकल रामुलू से यही वादा करने लगता है कि कुमरैया को मिलाने की जिम्मेदारी मेरी। इसके कुछ दिनों बाद कुमरी का ताऊ बलजा से रामुला की शादी करवा देता है ताकि रामुलू हर रोज कुमरैया को देखती रहे। अब उस एसआई ने जंगैया के केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहा था ना, उसी सिलसिले में जब कुमरैया के ताऊ से मुलाकात की तो कुमरैया के ताऊ ने उस एसआई को सारी बात बता दिया था। सो फिलहाल एसआई बलजा से कहने लगता है कि 2 दिनों बाद पूर्णिमा है और कुमरैया जरूर कुछ न कुछ कांड करेगा, उसे हमको रोकना पड़ेगा। सो सेम उसी तरह से 2 दिनों के बाद कुमरैया वापस अपने गांव आकर उस पुराने मंदिर में जाता है और उस मंदिर में एक अच्छी सी प्लेस ढूंढकर कुछ रिचुअल्स करने लगता है। मतलब उस मंदिर के अंदर जो नाग बंधन है ना, उस नाग बंधन को तोड़ने लगता है। सारे सांप इसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, मतलब इसके कंट्रोल में आने लगते हैं। ये होने के बाद कुमरैया उस मंदिर में जाकर जगह जगह पर तलाश करने लगता है कि वो खजाना कहाँ पर हो सकता है। तो उस मंदिर के अंदर कुमरी को कुछ क्लूज मिलने लगते हैं। उसी रात कुमरैया अपनी बीवी लक्ष्मी के पास आता है। लक्ष्मी कुमरैया को देखकर बहुत खुश होने लगती है कि फाइनली इतनी दिनों के बाद इसका पति इसके पास आया। बहुत ही प्यार से एक अपने पति को खाना परोसने लगती है और इसी तरह कविता के बारे में पूछने लगती है, क्या तुम मुझसे भी ज्यादा कविता से प्यार किया करते थे। मतलब एक्चुअली लक्ष्मी को भी सारी बात पता चल चुकी होती है कुमरी के ताऊ से। मतलब एक दिन लक्ष्मी कुमरैया के ताऊ के पास जाकर कुमरैया के बारे में पूछने लगती है, सब कुछ बता देता है। लक्ष्मी पूछने लगती है कि किसी की जान लेना ये तो बहुत बड़ा पाप है। कुमरी का ताऊ कहने लगता है, जान लेना पाप है लेकिन बलि देना पाप नहीं है। कुमरी कविता के साथ वही किया, लेकिन उसी वक्त लक्ष्मी कुमरी के ताऊ के खानों में जहर मिलाकर उसे मार दिया था। और एक्चुअली यहाँ पर लक्ष्मी को एक और बात भी पता चल जाती है कि कुमरी ने कविता को नहीं बल्कि रामुलू को बलि दिया। कुमरी के खाने में भी जहर मिला चुकी होती है। कुमरी खून के वॉमिटिंग करने लगता है। यहाँ पर एक और शॉकिंग बात ये है कि कुमरी ऑलरेडी जानता था कि इसके साथ कविता नहीं बल्कि रामुलू है। मतलब कुमरी जानबूझकर ही रामुलू को अपने साथ केरला ले गया, इसके साथ कोई वहम नहीं हुआ था। लक्ष्मी अपने पति से कहने लगती है कि खजाने से हमारी जिंदगी संवरती नहीं, पढ़ाई लिखाई करने से ही हमारी जिंदगी संवरती है। एक्चुअली जब रमेश ने लक्ष्मी के बेटे को स्कूल से निकाल दिया था तो लक्ष्मी रमेश के पास जाकर इसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि मेरे बच्चे को पढ़ने दीजिए, पढ़ाई ना होने की वजह से ही मेरा पति भटक गया। लेकिन रमेश लक्ष्मी को बहुत जलील करने लगता है। और एक्चुअली टीनेज की उम्र में कुमरी ने लक्ष्मी की जान बचाई थी। लक्ष्मी कहने लगती है, तुमने जो जान बचाई अब वही जान तुम्हारे साथ आ रही है। इस तरह से वो जहर वाला खाना ये खुद खाने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर एक बंदा आकर लक्ष्मी के सर पे गोली मार देता है और ये बंदा और कोई नहीं देव पटेल ना, जो आर्कोलॉजिस्ट उसका बॉस होता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद वो एसआई और बलजा कुमरी और लक्ष्मी का अंत्यक्रिया काम करने लगते हैं। और शॉकिंग बात यह है कि उसी वक्त जंगैया उस एसआई को कॉल करने लगता है। एक्चुअली उस वक्त जंगैया उत्तराखंड में होता है। कुछ स्वामी जी से मुलाकात करके उस स्वामी जी को अपने गांव लाने लगता है। दूसरे सीन में हम इन तीनों को देखते हैं, वो एसआई, देव पटेल और वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाली लड़की। ये तीनों इनके बॉस के सामने बैठे होते हैं। इनका बॉस कहने लगता है, लेट्स बिगिन द शो। अब ऑडियंस के मन में काफी सारे सवाल पैदा होते हैं कि कुमरैया को कैसे पता चला कि इसके साथ रामुलू है, ना कि कविता, और इस गांव के 2 सरपंच कैसे मर गए अचानक से। आखिरकार जंगैया उत्तराखंड क्यों गया, क्या इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए गया। इन सारे सवालों का जवाब हमको पोलिमेरा पार्ट 3 में मिलेगा। मतलब इस मूवी का पार्ट 3 भी आने वाला है। इस तरह से ये मूवी से बचकर कुमरी वहाँ से भाग गया। कैसे लगी? रमेश और उसका भाई यही सोच रहे थे कि जलने वाला कुमरी है, इसलिए बेचारे मल्ली को दोबारा